इस्राएली बंधकों को छुड़ाने और गजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए युद्ध में विराम पर बनी अहम सहमति। विराम कब से लागू होगा और इसराइल में इसे लेकर कुछ लोग क्यों कर रहे हैं विरोध, होगा विश्लेषण। उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 10 बजे कल सुबह जो है संघर्ष विराम शुरू हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कल ही जो है पहला अदले बदली की जो बात हो रही है कैदियों की वो कल ही हो जाए। लेकिन इसराइल ने चेताया, ये युद्ध विराम नहीं, जब तक हमास है जारी रहेगा युद्ध। ये युद्ध हमास के खात्मे से ही खत्म होगा। हम हमास के सभी रॉकेट लॉन्चर्स, उसके सभी सुरंग और उसके हर एक आतंकवादी को खत्म करेंगे। उत्तराखंड में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के काम में तेजी आई, जल्द मिल सकती है कामयाबी। पाइप को ड्रिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, ज्यादा वक्त जो लगता है वो पाइपों को एक दूसरे से वेल्ड करने में लगता है। अगर जो कोई दिक्कत नहीं आई तो सकुशल सभी मजदूरों को कल सुबह तक या आज आधी रात के बाद तक निकाल लिया जाएगा। बात करेंगे राजस्थान चुनावों की भी, लेकिन उससे पहले सुमिरन से सुनते हैं देश दुनिया की खबरें। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारत ने कनेडियाई नागरिकों के लिए ई वीजा सेवा को फिर से बहाल कर दिया है। बीते कुछ हफ्तों से भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया था, जिसके बाद भारत ने कनेडियाई नागरिकों के लिए वीजा देने का काम को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की थी। कनाडा से दिल्ली में अपने राजनयिकों की संख्या कम करने को भी कहा था। अब 2 महीने बाद वीजा सेवा को फिर से बहाल कर दिया गया है। शिवसेना यूटीबी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के कंपनी की संपत्ति जब्त किए जाने पर कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामला एक राजनीतिक केस है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन ये आसान नहीं है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजीएल और यंग इंडियन की संपत्तियों को जब्त किया है। संजय राउत ने कहा कि चुनाव चल रहा है और इसी समय नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार है, यह अखबार का योगदान रहा है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में। प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, कुछ केस होगा, हो सकता है। जो हमारे विरोधी है, जो हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं चुनाव में, वो सभी को इस प्रकार से आप परेशान करेंगे। लेकिन जो आपके वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी छूट जाएगी। बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट ने बिहार को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग का एक प्रस्ताव पास किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा कि आज कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें केंद्र से अपील की गई है कि वो इस मांग को स्वीकार करे। बीते सप्ताह से चल रहे विवाद के बाद अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में सैम ऑल्टमैन की ओपन एआई में वापसी हो गई है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि हम इस समझौते पर पहुंचे हैं कि टॉम ऑल्टमैन ओपन एआई में बतौर सीईओ वापसी करेंगे। इसके बाद सैम ऑल्टमैन ने भी बयान जारी करते हुए एक्स पर लिखा, मुझे ओपन एआई से प्यार है और पिछले कुछ दिनों में मैंने जो कुछ भी किया है वो इस टीम और इसके मिशन को एकजुट रखने की सेवा में किया है। पाकिस्तान ने 2024 में ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। पाकिस्तान के रूस में नवनियुक्त राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने रूस की समाचार एजेंसी तास को दिए इंटरव्यू में ये बात कही है। और आईपीएल 2024 से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर के पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में बतौर मेंटर शामिल होने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा, मैं वापस आ गया हूं, मेरा नंबर अब 23 है। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। कल प्रोग्राम के दौरान कई लोगों ने ये टिप्पणी की थी कि उन्हें कार्यक्रम का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा। तो आपको मैं ये बता दूं कि पॉडकास्ट सप्ताह के 5 दिन सोमवार से शुक्रवार शाम के 7:30 बजे आता है। और अगर कभी तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया तो भी आप सीधे बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने या यूट्यूब पन्ने पर आकर कार्यक्रम को लाइव सुन सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की तरफ और शुरुआत करते हैं दिन की बड़ी खबर से। युद्ध शुरू होने के बाद से पहली बार इसराइल और हमास के बीच बड़ा समझौता हुआ है। किसी को भी ये बात पसंद नहीं है, लेकिन हमास के पास अभी भी 240 इजरायली हैं जो बंधक हैं। इनमें से 30 बच्चे हैं।
ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें छुड़ाएं और वापस लेकर आएं। हम उनका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जो संभव है वो सब कर रहे हैं। इन बच्चों में 3 साल की एक बच्ची भी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि डील के तहत उसे छोड़ा जाए। बच्ची को उसके पिता के हाथों से छीन लिया गया था। उसकी आंखों के सामने उसके पिता को मारा गया। 50 दिन हो चुके हैं। वो बच्ची कहीं अंधेरी सुरंग में है। पता नहीं कौन उसकी देखभाल कर रहा है। उसने दिन का उजाला देखा भी है या नहीं। क्या उसे हाथ बांध कर रखा गया है? लेकिन वो अकेली नहीं, कई और बंधक बुरे हालात में हैं। हमें उन्हें वापस लाना है। इसीलिए हमारी सरकार डील के लिए तैयार हुई है ताकि हम अपने लोगों को वापस ला सकें। ये थे इस्राएली सरकार के प्रवक्ता आयलोन लेवाई, जो बता रहे थे कि इस्राएल सरकार और हमास के बीच युद्ध में विराम के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समझौता हो गया है। बीती रात हुए इस समझौते के तहत 1 महीने से भी अधिक वक्त से जारी इस युद्ध को 4 दिनों के लिए रोका जाएगा। यानी सुमिरन, एक तरह से ये अस्थायी विराम होगा जिसमें दोनों पक्षों की कुछ मांगों को पूरा किया जाना है। आपको याद होगा मानसी, हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल की सीमा के भीतर आकर हमला किया था, जिसके बाद ही ये युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद पहली बार इसराइल हमास युद्ध में विराम की बात की पुष्टि हुई है, यानी सिर्फ पॉज नहीं, अब विराम की बात हो रही है। आपने गौर किया तो ये युद्ध विराम नहीं होगा, बल्कि युद्ध में कुछ दिनों तक चलने वाला विराम होगा। जी बिल्कुल। समझौते के तहत जो महत्वपूर्ण बात, एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो है वो ये भी है कि इस दौरान गजा में डीजल, पेट्रोल, खाना, पानी और मेडिकल जरूरतें यानी दवाओं जैसी मानवीय जरूरी जो राहत सामग्री है वो भी पहुंचाई जाएगी। हमास का कहना है कि विराम के दौरान गजा में बंधक बनाकर रखे गए 50 इसराइलियों यानी बच्चों और महिलाओं को वो छोड़ेगा। वहीं इसराइल ने अपने जेलों में बंद 300 फलस्तीनियों की एक लिस्ट न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट की है और उसका इनमें से 150 महिलाओं और युवाओं को इस विराम के दौरान छोड़ा जाए, ऐसा उनका कहना है। जी, इसराइल ने फिलिस्तीनियों की जो ऑनलाइन लिस्ट पोस्ट की है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी के रक्षा मामलों के संवाददाता फ्रैंक गार्डनर। These are Palestinian women and youths who at the time of their arrest, ये फलस्तीनी महिलाएं और युवा हैं जिनकी उम्र गिरफ्तारी के वक्त 18 साल से कम थी। आंकड़ों की पुष्टि करना संभव नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इनमें 200 किशोर हैं, 5 लड़कियां हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है और करीब 75 महिलाएं हैं। देखा जाए तो लगभग 300 लोग हैं। इन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया था? गजा में जो कुछ चल रहा है वो आप जानते हैं। वेस्ट बैंक में भी हिंसा बढ़ रही है। माना जा रहा है कि इनमें से कुछ लोगों को वेस्ट बैंक में इस्राएली पुलिस और इस्राएली सेना के अभियानों में गिरफ्तार किया गया था। हमास और इस्राएल के बीच ये जो समझौता हुआ है वो मिस्र की मदद से कतर की मध्यस्थता से हुआ है और अमेरिकी व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी का शुक्रिया किया और इसे कूटनीति की लगातार कोशिशों का नतीजा बताया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रेठा तीवीसिन ने इसे अच्छी खबर बताया है। उन्हें उम्मीद है कि गजा में बंधक बनाए गए 25 थाई लोगों को भी छोड़ा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा है कि इससे स्थायी शांति बहाल करने का रास्ता खुलने की कोशिश इसके बाद की जानी चाहिए। उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। I think all of us want to see a sustainable ceasefire, the hostages released. मुझे लगता है कि हम सभी ये चाहते हैं कि स्थायी संघर्ष विराम लागू हो, सभी बंधकों को छोड़ा जाए, जिन लोगों को जरूरत है उन तक मानवीय मदद पहुंचाई जाए। युद्ध में आम लोगों की जान जा रही है, जिसे लेकर हम चिंतित हैं। युद्ध विराम एक तरफा नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। इसके लिए कई स्तरों पर बातें तय करनी होती है। हम युद्ध में विराम का स्वागत करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि स्थायी युद्ध विराम के लिए कोशिशें होंगी ताकि मुद्दे का हल निकालने के लिए राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो सके, क्योंकि स्थायी शांति के लिए मामले का राजनीतिक हल बेहद जरूरी है। लेकिन सुमिरन, एक बड़ा सवाल ये है कि जैसा ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री और उनके अलावा दूसरे मुल्कों के नेता की भी उम्मीद है कि इससे युद्ध में पूर्ण विराम की राह निकल सकती है, क्योंकि अभी जो बात हो रही है वो सिर्फ 4 दिन के विराम की बात हो रही है। क्या वाकई इसके बाद पूर्ण विराम की कोई जो है वो राह निकल सकती है? इस्राएली सरकार के प्रवक्ता आयलोन लेवाई की बात हमने कार्यक्रम की शुरुआत में सुनी थी, जो कह रहे थे, जो बता रहे थे कि इस्राएल युद्ध में विराम के लिए तैयार हो गया है। हालांकि इस बात पर गौर करिएगा कि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है मानसी कि ये किसी भी तरह का युद्ध विराम
नहीं है, जो ये पॉज है जिसकी बात हो रही है। हम आपको ऑयल ऑन लेवई का बयान सुनवाते हैं। This war has to end with the end of Hamas. It means we're going to ये युद्ध हमास के खात्मे से ही खत्म होगा। इसका मतलब ये है कि हम गजा पट्टी पर हमास के आतंकवादी संगठन और गजा में प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह खत्म करेंगे। हम हमास के सभी रॉकेट लॉन्चर्स, उसके सभी सुरंग और उसके हर एक आतंकवादी को खत्म करेंगे। अगर आज हम ये नहीं करेंगे तो अगली बार फिर हम पर हमला होगा और अगली बार ये बुरा होगा, क्योंकि हमास हम पर हमला करने के लिए सशक्त हो जाएगा। हमास खुलकर कह रहा है कि वो एक बार फिर अक्टूबर 7 जैसे हमले को अंजाम देना चाहता है और वो ये भी साबित कर चुका है कि ऐसे करने की उसकी काबिलियत है। तो इजरायली सरकार के प्रवक्ता उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये किसी भी तरह से युद्ध विराम नहीं है, बल्कि युद्ध में विराम है, यानी ये केवल कुछ दिनों का होगा, लेकिन इससे युद्ध के रुकने की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि इसराइल ने यह भी कहा है कि इसमें एक दूसरा चरण भी होगा और हमास अगर उसके 10 और बंधकों को छोड़ेगा तो विराम को एक और दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखा जाए तो इसराइल ने एक तरह से काफी कुछ ये मामला जो है हमास पर निर्भर करता है, इस तरह का इशारा दे दिया है। लेकिन सरकार के इस कदम से इसराइल के कुछ राजनेता जो है वो नाराज हैं। यहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गुवेर ने इसे एक बड़ी गलती कहा है। कुछ लोग भी इस फैसले से नाराज हैं। हमास जिन बंधकों को छोड़ सकता है उनमें इसराइल में रहने वाले योशी श्नाइडर के परिजन हो सकते हैं। योशी ने बीबीसी से कहा कि वो इस डील से नाराज हैं। मैं सीधे सीधे बात करूंगा। मुझे पता है कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं और मुझे पता है कि इसकी कम ही संभावना है कि वो सभी बंधकों को आजाद करें, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमास के पास सभी बंधक हैं ही नहीं। दूसरा ये कि वो कोई आतंकवादी संगठन नहीं जिससे सरकार बात करे। वो झूठे हैं। वो इस डील को भी बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे ये डील पसंद नहीं। हाँ, मैं चाहता हूँ सभी बंधक वापस आएं। अगर वो एक व्यक्ति को भी वापस ला पाए तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन जिस तरह से डील की गई है बेहद बेहद खतरनाक है। युद्ध में विराम की बात हो रही है और अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये विराम आखिर शुरू कब से होगा। बीती रात जब कतर ने विराम की घोषणा की थी, उसने कहा था कि 24 घंटों के भीतर वो ये बताएंगे कि ये समझौता लागू कब से होगा, लेकिन अब तक इस पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा से और उनसे ये पूछा कि क्या इसे लेकर इसराइल की तरफ से कोई नई जानकारी सामने आई है। यहाँ पर इस्राएली नियम के अनुसार जब भी कैबिनेट इस तरह का कोई फैसला लेता है तो उसके बाद 24 घंटे इंतजार करना पड़ता है और 24 घंटे के दौरान कोई भी नागरिक जो है वो हाई कोर्ट से अपील कर सकता है इस फैसले के खिलाफ। तो 24 घंटे जो है वो इंतजार करने पड़ेंगे। यहाँ पर जानकारी ये है कि कुछ लोगों ने अपील की भी है और उसकी त्वरित सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट यहाँ का, जिससे कि जल्द से जल्द इस फैसले को जो है कार्यान्वित किया जा सके। ये माना यह जा रहा है कि ये महज जो है औपचारिकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्राएली सरकार के फैसले को जो है वो मंजूरी देगा और उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 10 बजे कल सुबह जो है संघर्ष विराम शुरू हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कल ही जो है पहला अदले बदली की जो बात हो रही है कैदियों की वो कल ही हो जाए। और लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि इसराइल के भीतर से भी इसका विरोध हो रहा है और कुछ लोगों ने ये आशंका जताई है कि हो सकता है ये जो विराम है वो पूरी तरह से लागू ना हो पाए। देखिए, इस्राएली सरकार में शामिल एक पार्टी ओत्मा यहूदीत जिसके की नेता हैं यहाँ के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर, उस पार्टी की ओर से और उनके तमाम नेताओं की तरफ से इसका विरोध हो रहा है। कल कैबिनेट की बैठक में भी उन्होंने रात में कैबिनेट की जो बैठक हुई जो आज सुबह 3 बजे तक चली, उसमें भी उन्होंने इसके खिलाफ वोट किया है। तो जो 3 मंत्रियों ने कैबिनेट में जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया है वो इसी पार्टी के थे और उनका ये मानना है कि ये इसराइल के बिल्कुल हित में नहीं है। इसराइल जो है वो जंग में ये ऐलान करके उतरा था कि वो जब तक सारे कैदियों को रिहा नहीं करवा देता और हमास को खत्म नहीं कर देता तब तक वो जंग बंद नहीं करेगा। तो ऐसे में जब ये जो समझौता हुआ है उसके तहत फिलहाल 50 जो बंधकों को रिहा करने की बात चल रही है, इसको लेकर के इस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। उसका ये कहना है कि बाकी जो परिवार हैं या बाकी जो लोग वहां रह जाएंगे उनके साथ जो है ये एक तरह का जो है अन्याय है और दूसरी तरफ इसमें उनका ये मानना है कि आबादी भी जो है उसके अंदर भी एक फूट पड़ेगी। लोग
कुछ एक जो वर्ग है आबादी का वो इससे नाराज होगा। और वैसे भी इस पार्टी का ये मानना है कि जहां तक जो इसराइल जो है जिन मकसदों को लेकर के इस युद्ध में उतरा था वो इससे पूरा नहीं होता है, और उल्टा जो है वो इसकी वजह से जो है हो सकता है उसे विफलता का सामना करना पड़े। नेतन्याहू की बात करें तो नेतन्याहू पर युद्ध शुरू होने से पहले भी राजनीतिक दबाव जो है वो बढ़ता जा रहा था। इस फैसले का क्या उनके राजनीतिक करियर पर असर पड़ सकता है, या आने वाले वक्त में हम ये कहें कि जो नेतन्याहू की राजनीति है ये जो फैसला है उसको भी इफेक्ट डाल सकता है उस पर? देखिए, सबसे पहले तो नेतन्याहू की जो लोकप्रियता है वो अपने न्यूनतम पर है, वो सिंगल डिजिट में बताई जा रही है, 10% से भी कम है, और ऐसा पहले कभी इस तरह की परिस्थिति का उन्हें सामना नहीं करना पड़ा है। ज्यादातर लोगों का ये यहाँ पर मानना है कि जैसे ही ये क्राइसिस जो है ये खत्म होगा उसके बाद नेतन्याहू के दिन जो है वो गिने चुने ही रह गए हैं। जहां तक इस फैसले का सवाल है तो नेतन्याहू खुद भी इसका शुरू में विरोध कर रहे थे। 2-3 हफ्ते पहले से ही इस तरह की बात चल रही थी, वो प्रस्ताव आया हुआ था और उस समय नेतन्याहू इसका विरोध कर रहे थे। अभी हालांकि उनका ये कहना है कि जो प्रस्ताव था उसमें थोड़ी बेहतरी हुई है, और अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है उन्होंने प्रस्ताव को इसराइल के हित में करने के लिए काफी कदम उठाए, और अब वो इसराइल के हित में उसको बता रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर यहाँ पर आबादी का भी दबाव है। इसराइली आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो ये चाहता है कि जो भी बंधक हैं जो छूट सकते हैं उनको छुड़ाना चाहिए, और इस दबाव के तहत भी उन्हें ये फैसला लेना पड़ रहा है। यहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं चारों तरफ। इन प्रदर्शनों में हालांकि नेतन्याहू और इस तरह के राजनीतिक बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन दबी जुबान में ये सुनने को आ रहा है कि नेतन्याहू जो है वो इस युद्ध का संचालन भी सही तरह से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कुछ हुआ, जो भी विफलता हुई, जो भी हमास को कामयाबी मिली, जो भी उसने हमला किया, उसके लिए लोग सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और ऐसे में सरकार अगर इस फैसले को नहीं मानती और कैदियों का अदला बदली नहीं करती है तो ये उसकी गलती होगी, ऐसा यहाँ पर माना जाता है। ये थे यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा, जो इसराइल हमास युद्ध से जुड़ी ताजा जानकारी दे रहे थे। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। आगे कार्यक्रम में मोदी को भी तो काम करने का मौका मिलना चाहिए ना। आपके सपने मेरे संकल्प है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। जानेंगे राजस्थान चुनाव में क्या है युवाओं के मुद्दे। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले जानते हैं हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं। मैं यूट्यूब से शुरुआत करती हूँ तो रमीज राजा हैं जो कह रहे हैं, मैं जम्मू और कश्मीर से हूँ और मैं अपना खाना, शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि खाना छोड़ सकता हूं पर बीबीसी दिन भर को सुनना नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। नवनीत मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और नूरू हैं जो कह रहे हैं कि पूरी लड़ाई में जो है इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है वो पूछ रहे हैं। और तेजा हैं, एबीसी दिलशाद उस्मानी हैं, तन्नू कुमारी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और पंकज कुमार हैं जो कह रहे हैं जंग से दुनिया जो है वो भंगी होती है और निर्दोष लोग ही मारे जाते हैं। फेसबुक पर इकबाल अहमद रंगरेज लिखते हैं, युद्ध विराम हो सकता है तो युद्ध बंद क्यों नहीं हो सकता, उनका सवाल है ये। तौहीद अहमद लिखते हैं, गजा में पूर्ण युद्ध विराम होना चाहिए और इसके लिए विश्व समुदाय को प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सुमिरन, आज हमारे पास काफी कुछ है कार्यक्रम में बात करने के लिए, और अगले पड़ाव में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की, जहां के सिलकियारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। 12 नवंबर को आपको याद होगा सुरंग धसी थी, उसका एक हिस्सा धसने से इसमें मजदूर फंस गए थे, जिसके बाद से ही उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। जी, वहीं मंगलवार को एक कहीं खुशखबरी भी आई। मंगलवार को सुरंग के भीतर फंसे मजदूरों का एक वीडियो सामने आया था जिसमें सभी मजदूर सुरक्षित नजर आए थे। लाइफ सपोर्ट पाइप के जरिए उन तक खाने के साथ साथ कैमरा अंदर पहुंचाया गया था और ऑक्सीजन भी पहुंचाने की कोशिश की गई, और फिर उनके बारे में जो है जानकारी मिली इस एंडोस्कोपिक कैमरे के जरिए। और अब ये बताया जा रहा है कि उन्हें सुरंग से जल्द निकाला जा सकता है। बचाव कार्य में लगी जो कंपनी है नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके प्रबंध निदेशक महमूद अहमद ने बताया है कि इस पूरी प्रक्रिया में अभी कुछ और घंटे लग सकते हैं। वहीं लार्सन एंड टोब्रो की सुरक्षा प्रमुख नाइजेल ने कहा है कि इस काम में वक्त लग सकता है, काम सही हो इसलिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इस काम। This is going very well. Hopefully they're going to break through. It looks at the moment the way सब ठीक चल रहा है, हो सकता है कि कोई ब्रेक थ्रू मिले। वर्तमान स्थिति ये है कि एक तरफ से ड्रिलिंग कर रहे हैं, उम्मीद है कि इसमें कामयाब हों। ऐसी चीजों में वक्त लगता है,
काम जल्दी से करना है, जल्दबाजी में नहीं। हम माइक्रो टनलिंग में भी सहायता कर रहे हैं। काम सही ढंग से और व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। वक्त पर काम होना अहम है, लेकिन ये भी देखना है कि सब सही तरीके से हो, कोई मुश्किल ना हो। अब से 2 घंटे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये बताया है कि सिलक्यारा टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो बेहद तेजी से किया जा रहा है। जी, वहीं उत्तराखंड सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए नोडल अधिकारी नीरज खेरवाल ने बताया है कि जरूरत पड़ने पर मजदूरों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। बीबीसी के सहयोगी पत्रकार आसिफ अली इस वक्त सुरंग के बाहर मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की और जाना कि वहां ताजा हालात क्या है और क्या हो सकता है तब जब मजदूर बाहर निकलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आज दोपहर जब NHIDCL के जो आला अफसर हैं यानी कि MD हैं महमूद अहमद, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बताया था कि ऑगर मशीन अब बेहतर तरीके से काम कर रही है। इसी तरह से काम चलता रहा तो देर रात तक कोई अच्छी खुशखबरी आप लोगों के सामने आ सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि इस पूरे प्रोसेस में अभी 10 से 15 घंटे का वक्त और लग सकता है अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो अगर जो कोई दिक्कत नहीं आई तो सकुशल सभी मजदूरों को कल सुबह तक या आज आधी रात के बाद तक निकाल लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी थी कि माइक्रोफोन के जरिए उनको स्पीकर के माध्यम से सुना जा रहा है मजदूरों को टनल के अंदर और श्रमिकों की हिम्मत भी अभी बनी हुई है। उन्होंने ये भी बताया था कि पाइप को ड्रिल करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, ज्यादा वक्त जो लगता है वो वेल्डिंग को, पाइपों को एक दूसरे से वेल्ड करने में लगता है, जिसके चलते 18 मीटर यानी 3 मीटर पाइप को भेजने में देर रात से अभी तक 15 घंटे का वक्त लग गया, उन्होंने अनुमानित समय बताया था। और अभी लेकिन जो अब एक नया अपडेट आया है, जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार हैं भास्कर खुलबे, उन्होंने अभी 15 मिनट पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की है तो उन्होंने पत्रकारों को जानकारी देते हुए ये बताया है कि जो पहले आज दोपहर तक 39 मीटर जो ड्रिल किया गया था उसमें हमने 6 मीटर और ड्रिल करने में कामयाबी हासिल की है, यानी कि अब वो हो गया है 45 मीटर। तो अब अनुमानित जो इन्होंने दोपहर हमें बताया था कि जो वो मजदूरों तक पहुंचने में कितना मीटर टोटल लगता है वो है 57 यानी कि 57। तो इस हिसाब से 12 मीटर और रह जाता है, यानी कि 6 मीटर के पाइप डाले जाने हैं तो 12 मीटर बाद वो मजदूरों को टच करने में कामयाब हो जाएंगे। जी, तो फिर किस तरह की तैयारी है अगर मजदूर बाहर आते हैं? क्या एम्बुलेंस भी है वहाँ पे मौजूद? देखिए, जैसा कि अभी जो ये एक टनल के 200 से 300 मीटर के दायरे में यहाँ पर 4 एम्बुलेंस आज दोपहर से ही आकर खड़ी हो गई थी। और अगर जो इस टनल से आप काफी दूर जाएंगे, यानी कि यहाँ से कोई तकरीबन 4 से 4.5 किलोमीटर दूर, जैसा कि मैंने खुद देखा, तो वहाँ पर 10 से 12 एम्बुलेंस आकर खड़ी हो गई हैं। तो जाहिर बात है कि जब मजदूर बाहर निकाले जाएंगे तो इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ किसी चिकित्सालय में ले जाया जाएगा और जो जिले का पहला चिकित्सालय बैठता है वो जिला चिकित्सालय बैठता है, तो शायद वहां ले जाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आसिफ अली बता रहे थे क्या हो सकता है जब मजदूर इस टनल से बाहर आएंगे। ये तो बात हुई उत्तराखंड की। अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। यहां की 200 सीटों में से 199 के लिए मतदान होगा। यहां चुनावी शोर यानी प्रचार गुरुवार शाम को 6 बजे रुक जाएगा और 23 नवंबर को 6 बजे से साइलेंस पीरियड ऑफ 48 आवर्स शुरू हो जाएगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी करीबी मुकाबला बताया जा रहा है। बिल्कुल सुमिरन, राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और उसकी कोशिश है कि वो वहां अपनी सत्ता बनाए रखे। वहीं बीजेपी 5 साल बाद सत्ता में फिर वापसी की कोशिश कर रही है और इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो 3 दिसंबर को आने हैं। प्रचार के लिए राजस्थान के डूंगरपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रदेश में जो है बदलाव की बहुत जरूरत है। मोदी को भी तो काम करने का मौका मिलना चाहिए ना। आपके सपने मेरे संकल्प है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। इसलिए सारी रुकावटें दूर करिए। 21वीं सदी के राजस्थान को विकास के लिए निवेश और नौकरी बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने एक समाचार एजेंसी को बताया कि प्रदेश में जो गहलोत सरकार है उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। अगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमें सचमुच किसी के वोट का अगर हमको की रिस्पेक्ट करनी है, उसको मानना है और वोट को कुछ महत्व देना है, तो हेल्थ से, हाउसिंग से, एजुकेशन से बढ़कर और रोजगार, इन 4 चीजों से बढ़कर और कुछ हो नहीं सकता। और इन सब पर अशोक गहलोत जी ने बड़ा हाई स्कोर किया है।
तो मानसी, ये तो बात हुई राजनीतिक दलों की और उनके दावों की, लेकिन लोगों के मन में क्या है, युवा पीढ़ी क्या चाहती है, यही जानने की कोशिश की बीबीसी संवाददाता अभिनव गोयल ने, जो उदयपुर पहुंचे और उन्होंने कुछ छात्राओं से बात की। मेरा मेनली यही है कि अब हम लोग मास्टर्स के स्टूडेंट्स आगे हमको भी मतलब अगर कुछ स्टार्टअप करना है या फिर किसी नई कंपनी में जाना है, तो हमने देखा है कि कितना कोलैबोरेशन हो चुका है, बाहर से कितनी कंपनीज इधर आ रही है, तो ऑब्वियसली हमको भी आगे कुछ न्यू स्किल्स वगैरह लर्न करने के लिए बेनिफिट है। अच्छा, आपका क्या नाम है? माही। और इस चुनाव में आप क्या वोट करने वाले हैं? क्या आपके मुद्दे हैं? मुद्दे तो सर यही है कि हर छोटे मुद्दे के ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल बड़े बड़े मुद्दों पर ही बात करें। अगर G20 हो रहा है तो ही आपके देश में काम हो रहा है, ये दैट इज नॉट एप्लीकेबल। आपको हर चीज पे ध्यान देना चाहिए, और स्पेशली कि जो भी जैसे अभी कन्हैया लाल वाला केस हो गया था, तो उस केस के ऊपर भी वो 2 दिन में केस खत्म हो गया, जबकि वो पूरी जो फैमिली थी उसका क्या हुआ। हमारे साथ कुछ और छात्राएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? भाविका जैन। भाविका, क्या आप भी पहली दफे वोट कर रही हैं? हाँ। क्या सोच के वोट करेंगे इस दफे? यही कि अगर आप प्रॉमिसेस करते तो टाइम से निभाए भी, और थोड़े चेंजेस आए। जैसे अभी रोड का हो रहा है, तो अभी न्यूज़पेपर में रिसेंट आया कि कमर दर्द भी स्टार्ट हो रही है, जो ओल्ड एज ग्रुप होते हैं। कोई नई सरकार आए तो उनसे क्या डिमांड करेंगे कि ये होना चाहिए कि मेरा वोट मैं इसलिए दे रही हूँ? थोड़ा रात को सेफ्टी, जैसे अभी भी थोड़ी फैमिलीज की यही सोच है कि रात को लड़की अनसेफ है, बट थोड़ा सा ऐसे माइंडसेट अब थोड़ा बदले जाए कि रात को भी लड़कियां घूम सकती है। मेरा इस बार का मुद्दा ये होगा कि जो रिजर्वेशन हटाएगा उसको हम लाएंगे। अब रिजर्वेशन से खुश नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं जनरल हूँ, मुझे पता है कि वो जनरल वालों को कितना इफेक्ट करता है। बहुत मेहनत करते तो भी वो जनरल वाले उनकी सीट ले जाते, या फिर तो जो नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र की सरकार थी, उन्होंने 10% जो EWS का कोटा दिया है कि जो सामान्य वर्ग में गरीब है उनको 10% का आरक्षण, उसको आप कैसे देखते हैं? वो सही है, चलो आप सही मानते हैं? नहीं, सही नहीं मानती एक्चुअली, मुझे उसका पता नहीं है, बट ये है कि अब रिजर्वेशन जो जिनको मिल रहा है उनकी जरूरत नहीं है। तो ये थी कुछ छात्राएं जो बता रही थी उनके मुद्दे क्या हैं। सीधे चलते हैं अभिनव गोयल के पास, जो उदयपुर में मौजूद हैं और फोन लाइन के जरिए हमसे जुड़े हैं। अभिनव, आप बीते कुछ दिनों से उदयपुर में मौजूद हैं, वहां आपने फर्स्ट टाइम वोटर से बात की, लेकिन अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो मोटे तौर पे हम ये जानना चाहेंगे कि वहां क्या क्या अहम चुनावी मुद्दे हैं। मानसी, इस वक्त तो मैं उदयपुर में जो फतेहगढ़ की झील है उसके किनारे बैठा हूँ। वैसा आपको उदयपुर में चुनावी शोर तो सुनाई नहीं देगा, और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो जो गहलोत सरकार है वो योजनाओं की बात कर रही है, अपने काम की बात कर रही है, और उसका एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर होता है, क्योंकि 5 साल बीते तो वो दिखाई उस तरह से नहीं दे रहा है। जबकि बीजेपी क्योंकि 5 साल सत्ता में नहीं रही है, तो वो दूसरे राष्ट्रीय मुद्दों को भी राजस्थान के चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रही है। जैसे कन्हैया हत्या कांड था, उसका जिक्र बार बार पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, राम मंदिर का जिक्र आ रहा है, और जो वोटर हैं उनको भी ये मुद्दे कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। और आखिर में मैं एक बात, जरूरी बात जो आपको बताऊं, एक नई जो पार्टी है जिसको बाप पार्टी बोलते हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी, तो अगर कहा जा रहा है कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी का एक जैसा अगर टक्कर का मुकाबला रहा तो इस तरह की पार्टियां डिसाइसिव हो सकती हैं, और उस पार्टी का करीब 5-6 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है जो गुजरात की तरफ, डूंगरपुर की तरफ लगती हैं, तो वो उस तरह की पार्टियां डिसाइसिव हो सकती हैं। जी, शुक्रिया अभिनव इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बात करते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान की। इस बार का दुनिया जहान बहुत खास होने वाला है, जिसमें हम आपको सुनाने वाले हैं गजा डायरी। गजा में रहने वाले लोगों की कहानी जो उन्होंने खुद वीडियो डायरी के जरिए बताई है। ये उनकी कहानी और मुश्किलें आप तक पहुंचाने की बीबीसी की पहल है। इसी रविवार को आने वाली गजा डायरी में क्या होगा, उसकी एक झलक सुनिए। हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 14 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं, और गजा पट्टी का एक बड़ा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो गया है। और इजरायली बमबारी के बीच गजा में रहने वाले लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। हालात बहुत मुश्किल है। हे ईश्वर, छर्रे, आग, हम रोज मरते हैं। I am in Gaza standing
in front of my window, and I don't know if I'm gonna make it. मैं गजा में अपनी खिड़की के सामने खड़ी हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कल सुबह तक जिंदा रह पाऊंगी या नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करिए कि इसका अंत अच्छा हो। मैंने अपने दोस्त को खो दिया, साथ ही मेरा भाई घायल था और मेरा घर तबाह हो गया। जंग को 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। गजा में 10,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है और इनमें 4,000 से ज्यादा बच्चे हैं। इस रविवार बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दुनिया जहान में सुनिए गजा डायरी। तो दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। अब आपसे अगली मुलाकात कल शाम को होगी 7:30 बजे। तब तक मानसी दास और सुमरनप्रीत कौर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।